हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप क्लास 12 फिजिक्स की अध्याय 1 के एमसीक्यू टाइप प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न है आपका, विद्युत आवेश का विमीय सूत्र है। विद्युत आवेश क्या होता है? तो ये हमको जानकारी है कि विद्युत आवेश पदार्थ का मूल गुणधर्म है। जैसे द्रव्यमान होता है वैसे ही विद्युत आवेश होता है। हम लोगों ने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा है कि I बराबर क्यू बाई टी। आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो Q बराबर हमने किया आई टी। I धारा का विमीय सूत्र हो जाएगा A और समय का T ए टी। अब आप देखो कि A1 T1, यहाँ पर समय की विमा एक है और धारा की विमा एक है। ऐसा कौन सा पेयर है? तो ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, तो पहले वाला पेयर ऐसा है जिसमें M0 L0 T1 A1 आ रहा है। तो विद्युत आवेश का विमीय सूत्र है AT। अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। ये आप सभी को पता है कि जो आवेश होते हैं धन और ऋण दो प्रकार के होते हैं। तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेशों का वह गुण जो दोनों प्रकार के आवेशों को विभेदित करता है, यानी अलग अलग करता है। तो आवेश का क्षेत्र अलग करता है, कि आवेश की मात्रा अलग करती है, कि आवेश की ध्रुवता अलग करती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो दोनों आवेशों को विभेद करता है, यदि ये धन है और ये ऋण है, तो वो है आवेश की ध्रुवता। दोनों आवेशों को विभेद करने को आप क्या कहेंगे? आवेश की ध्रुवता कहेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना किसके द्वारा की गई? फैराडे के द्वारा की गई, मिलिकन के द्वारा की गई, बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा की गई, या जे थॉमसन द्वारा की गई? तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलिकन का तेल बूंद सिद्धांत के आधार पर इसकी गणना की गई। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना की गई, यानी कि आवेश के क्वांटीकरण के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे मिलिकन। ठीक, तो मिलिकन के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है कि आवेश का धनात्मक और ऋणात्मक नामकरण किसने किया? फैराडे ने किया, मिलिकन ने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, या जे थॉमसन साहब ने किया? तो आप सभी को याद है? बिल्कुल आप सोच लीजिए। जब मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं उस समय आप सोचो, फिर आप सोचने के बाद आंसर फिर चेक करें। तो कौन सा है भाई? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा। नामकरण किसने दिया आवेश को, धन और ऋण? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह नाम दिया। अब विद्युत आवेश के जो तीन मूल गुण हैं, आवेश का क्वांटीकरण है ना, आवेश का क्वांटीकरण जिसके बारे में आपको पता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। दूसरा आवेश संरक्षण, यानी किसी विलगित निकाय में न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। और तीसरा गुण है इसका आवेश की योज्यता, यानी आवेशों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। सामान्य सी बात है। तो इन तीनों से रिलेटेड प्रश्न अब अपन देखेंगे। तो न्यूनतम आवेश है एक कूलाम आवेश, स्थित कूलाम, माइक्रो कूलाम और इलेक्ट्रॉनिक आवेश। देखो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन में। बच्चों ये जो E है, ये E है आपका न्यूनतम आवेश, और इसी न्यूनतम आवेश का एक नाम और है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। कभी कभार मूल आवेश के नाम से भी पूछता है ना। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? E को मूल आवेश भी आप कहते हैं। ठीक है, ये चीजें अपने को याद होनी चाहिए। न्यूनतम आवेश होता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश, है ना। न्यूनतम आवेश, मूल आवेश, जो भी। इलेक्ट्रॉनिक आवेश E का मान है। जो न्यूनतम आवेश E है उसका मान क्या होता है? तो बच्चों उसका मान होता है 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एक कूलाम आवेश में, है ना, प्रश्न को थोड़ा आवेश शब्द और जोड़े। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आपको यहाँ Q दिया है बेटा, Q कितना दिया है? 1 कूलाम। इसमें आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Q बराबर क्या होता है? फॉर्मूला Ne होता है। हमें N चाहिए तो N इज इक्वल टू हो गया Q बाई E। Q की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 है। अब यहाँ से दशमलव हटा दी, ये हो गया 16 गुणित 10 की घात 19 ऊपर चला गया। अब 10 की घात 19 को अपन 10 कितना कर लो? 18 कर लो। तो बटे 16 गुणित 10 की घात 18।
अब ये हो जाएगा 16 छंग 96, है ना, 16 छंग 96, बचे कितने 4, फिर हो जाएंगे 16 दूनी 32, 16 पांजे, तो 6.25 गुणित 10 की घात 18 इसका उत्तर, ये दूसरे वाला उत्तर। अगले प्रश्न पर आते, एक वस्तु पर 80 नैनोकूलाम ऋणावेश है, एक वस्तु पर 80 नैनोकूलाम ऋणावेश है, उस पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। यहां पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे अर्थात यहां भी आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए, और वस्तु पर 80 नैनोकूलाम आवेश है, तो आवेश है, तो आवेश Q बराबर हो गया 80 नैनोकूलाम। नैनो यानी कि नैनो में होते हैं 10 की घात -9 कूलाम, ये आपको दे रखा है। और बच्चों मैंने अभी अभी बताया आपको कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो हम N = क्या कर देते हैं, Q/E कर देते हैं। तो ये हो गया 80 गुना 10 की घात -9, और इसकी जगह आ जाएगा 1.6 गुना 10 की घात -19। ठीक, अब ये जो 10 की घात -9 है, तो यहाँ ये हो जाएगा आपका कितना, इसको ऊपर कर देंगे, है ना, तो 800 हो गया, गुणित 10 की घात -9 दशमलव हटाइए, अब 16 पांजे 80 गुणा 10 की घात कितनी हो गई, ये 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात 11, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में 5 गुना 10 की घात 11 होना चाहिए, यानी कि ये थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। ये तो हो ही गया 80 नैनोकूलाम वाला, तो 5 गुना 10 की घात 11। यदि किसी विलगित वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, किसी विलगित वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो उस पर आवेश होगा। तो किसी वस्तु से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जिस भी वस्तु से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मान लो हमारे पास ये दो वस्तुएं हैं, एक ये है और एक, यहां से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जहां से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे वहां पर धन आवेश, और जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर ऋण आवेश आता है। तो इस वस्तु से अपन ने इलेक्ट्रॉन निकाला, तो एक वस्तु से जिससे आपने इलेक्ट्रॉन निकाला उस पर आएगा बच्चों धन आवेश, तो धन 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न, कूलाम के नियम के बारे में आप सभी को पता है कि कूलाम का नियम किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो इससे रिलेटेड प्रश्नों पर भी हम बात कर लेते हैं। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ एक नियतांक ले लिया k। ठीक, अब ये जो नियतांक k है, इसका मान k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हम सब पढ़े हुए हैं। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न है कि कूलाम के नियम में नियतांक k निर्भर करता है। अब ये जो k आया है ना नियतांक, ये किस पर निर्भर करता है, तो इस k का जो मान है बेटा, k की जो वैल्यू है ना, k = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये एसआई पद्धति में, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये जो एप्सिलॉन है ये विद्युतशीलता है ना, तो ये कहा, ये जो वैल्यू है पूरी किस पर डिपेंड है, तो ये डिपेंड है माध्यम पर। किस पर निर्भर है, ये माध्यम पर डिपेंड करता है। विद्युतशीलता अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होती है, ठीक है, तो विद्युतशीलता का जो मान निर्भर करेगा वो किस पर निर्भर करेगा, माध्यम पर निर्भर करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों समझिएगा इस बात का कि कूलाम के नियम में k निर्भर करता है, तो k ये ध्यान रखिएगा कि ये k क्या है, ये k 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि हम कई बार परावैद्युतांक को भी k से दर्शाते हैं तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अब दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल निर्भर करता है, और इसी प्रश्न को अपन ने थोड़ा सा बदल दिया। अब जो दो आवेशों के बीच लगने वाला है वो कूलाम बल निर्भर करता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल निर्भर करता है ना। अब यहाँ पर दो बातें लिखी हुई है, माध्यम की प्रकृति पर, केवल मात्रकों की पद्धति पर, आवेश की तीव्रता पर। तो बेटा यह बल की बात हो रही है, तो जब आप बल की बात करते हैं और यहाँ ये जो नियतांक आप लेते हैं, अब ये नियतांक, ये k का मान सीजीएस पद्धति में 1 लिया जाता है। तो सीजीएस पद्धति आप कुछ किताबें वाले a मान लेते हैं, है ना, कुछ दूसरा मान लेते हैं ताकि पराविद्युतांक कंफ्यूज नहीं करे। तो ये जो नियतांक हैं सीजीएस पद्धति में इसका मान 1 होता है, एसआई पद्धति में इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अर्थात 9 गुणा 10 की घात 9 होता है, यानी ये मात्रकों पर तो निर्भर करता ही करता है। और हम ये पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले कि माध्यम पर भी निर्भर करता है।
तो ये जो है ना, ये एफ बल का मान जो है, बल का मान किस किस पर डिपेंड करेगा? तो बल का मान माध्यम की प्रकृति और केवल मात्रकों की पद्धति पर निर्भर नहीं करता है, दोनों पर निर्भर करता है। तो कौन सा उत्तर सही है आपका? उत्तर नंबर 4 सही है, क्योंकि मात्रकों की पद्धति पे भी निर्भर करता है और माध्यम की प्रकृति पे भी निर्भर करता है। पर यहां जब आपको नियतांक के बारे में पूछा गया तो नियतांक केवल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, इस बात को ध्यान रखना है। आगे बढ़ाते हैं। निर्वात में विद्युतशीलता का मान है, तो देखो ये तीनों ही मान अब आपको दिख रहे होंगे कि 8.85 गुणा 10⁻12, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ यार तीनों ही सही हो सकते हैं, पर तीनों तो सही हो नहीं सकते, तो फिर अपन को इनकी इकाइयां देखनी पड़ती है। तो देखो विद्युतशीलता का मात्रक कूलाम तो हो नहीं सकता, ठीक, और 9 गुणा 10⁻9 भी इसका मान हो नहीं सकता। अब ऑप्शन बचे 2। अब ये जो 2 ऑप्शन बचे हैं, इनमें आप कूलाम के नियम की सहायता से ध्यान लगाओ तो आपको ये समझ आएगा कि कौन सा मात्रक हो सकता है। तो मैं मात्रक निकाल कर भी बता रहा हूँ। अब हमको चाहिए किसका? एस्पाइलान का। तो क्या आ जाएगा भैया? 1/F Q1 Q2/R1। आवेश का होता है कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम क्या हो गया? कूलाम। बल का न्यूटन और दूरी का मीटर वर्ग, तो कूलाम प्रति न्यूटन मीटर वर्ग, ठीक है। तो कूलाम वर्ग प्रति न्यूटन मीटर वर्ग, यानी कि ये वाला 8.85 गुणित 10⁻12 कूलाम वर्ग प्रति न्यूटन मीटर वर्ग। यानी कि कभी भी हम कोई भी चीज करें तो उसका मात्रक और ये सारी चीजें देखें ताकि आपसे गलती ना हो परीक्षा में। अगला प्रश्न है कि यदि दो आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर कोई पराविद्युत माध्यम रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होगा, है ना। आप ये बात करें कि जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, अब आपने वायु के स्थान पर माध्यम रख दिया है, तो वायु के स्थान पर कोई माध्यम रख दिया तो ये हो गया आपका एप्सिलॉन। इसको अपन एप्सिलॉन, जैसे कि क्या होता है कि माध्यम में आप एप्सिलॉन आर ले लें या एप्सिलॉन नॉट के भी लिखा जा सकता है ना। अपन कैसे पढ़ें इसको कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी जगह आप एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। तो आप किसी माध्यम में रख रहे हैं तो अपन ने यहाँ केवल क्या लिख दिया? एप्सिलॉन लिख दिया, है ना, तो माध्यम में रख दिया। अच्छा, या फिर आप इसकी जगह पर ऐसे नहीं लिखें और क्या लिख लें? एप्सिलॉन नॉट के या आर, इसकी जगह पर ऐसे ना लिखते हुए आप लिखें कि 1/4 एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ज़्यादातर लोग के यूज़ करते हैं, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के भी हो सकता है। हमें एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो एप्सिलॉन आर मैंने लिखा है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है, जिसे हम पराविद्युतांक भी कहते हैं, इसका मान सदैव 1 से अधिक होता है। और अगर ये वाली वैल्यू 1 से अधिक है तो एफ का मान क्या आएगा? कम हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे एफ का मान कम हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r होने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल F है। यदि दूरी दुगनी कर दी जाए तो प्रतिकर्षण बल होगा। अब पूरा ही खेल दूरी पर है, ठीक है, पूरा ही खेल दूरी पर है, तो हमें कुछ नहीं करना है भैया। बल पहले तो ये है आपका। अब आपको क्या कहा गया? नई बल निकालने के लिए दूरी को क्या किया आप लोगों ने? आधा किया। आवेश पे कोई काम किया क्या? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आवेश को वैसे ही रखा, है ना। तो दूरी को क्या कर रहे हैं? दूरी को दुगनी कर दी, तो ये 2 गुनी दूरी कर दी, तो 2 गुनी दूरी यानी 2r का वर्ग। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई ये हो जाएगा 4r²। बाकी की जगह f आ जाएगा, तो f डैश इज इक्वल टू f/4। पहले वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। सारे प्रश्न सरल सरल। अगला प्रश्न है कि वायु का पराविद्युतांक होता है, तो वैसे वायु का पराविद्युतांक 1.0000536 इस टाइप से होता है, पर लगभग 1 होता है। तो वायु का पराविद्युतांक कितना होता है? 1 होता है। एक प्रश्न और है कि भाई धातु का पराविद्युतांक होता है, तो धातु का पराविद्युतांक अनंत होता है। ये डायरेक्ट याद रखने हैं आपने, और पराविद्युतांक सदैव 1 से अधिक होता है, ये भी याद रखना है। निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य का बल F है। यदि आवेशों के मध्य तांबे की पट्टी रख दी जाए तो उनके मध्य बल होगा। तो F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई r²। के लिखें, एप्सिलॉन आर लिखें, एक ही बात है, मैं बार बार कह रहा हूं। अब इस के का मान सदैव 1 से अधिक होता है, ये ध्यान रखें, बार बार बोलता हूं।
यहां क्या रखी, तांबे की पट्टी रखी। तांबा क्या होता है, धातु होता है। धातु का पराविद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है। ठीक, 1/अनंत। 1/अनंत क्या होता है, शून्य हो सकता है। तो बल क्या हो गया, शून्य। ठीक है, तो उनके बीच में अगर रखेंगे तो बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन में स्थिर विद्युत एवं घर्षण बलों की समानता नहीं है। दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, बिल्कुल सही बात। ठीक है, दोनों बल आकर्षण प्रकृति के होते हैं। देखो, दोनों बल आकर्षण नहीं होते। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि स्थिर विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का होता है। तो ये बात तो अपनी गलत बैठ गई यहाँ पर। दोनों बल प्रकृति में संरक्षित होते हैं, ये बात भी सही है। दोनों बल केंद्रीय प्रकृति के होते हैं, ये बात भी सही है। ठीक है, तो जो समानता नहीं है, बाकी तीन तो समानताएं हैं, कौन सी नहीं है, तो ये सेकेंड वाली। ठीक है, दोनों बल आकर्षण प्रकृति के होते हैं, ये इनकी समानता नहीं है, क्योंकि स्थिर विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति के होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, लगभग हमने 18 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी। सारे प्रश्न, जो ज्यादातर मैंने प्रश्न लिए, टॉपिक लिया, उसमें आवेश, मूल आवेश से रिलेटेड है ना, आवेश के मूल गुण से रिलेटेड, और तीसरा कूलाम के नियम से रिलेटेड चीजें ली। अगले वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड, विद्युत क्षेत्र और गाउस के नियम से संबंधित प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।